ब्रोंकियोएक्टेसिस। ब्रोंकियोएक्टेसिस। ब्रोंकियोएक्टेसिस क्या है? ये भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। इसमें भी आपकी FeV1 ओवर जो आपकी FVC रेशियो है वो कम हो जाती है 70% से। अब इसमें होता क्या है, इट इज परमानेंट। इसमें होता क्या है, इसको जल्दी से पढ़ते हैं। इट इज परमानेंट डायलेशन। इसमें क्या होता है, आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो आपके एयर में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, परमानेंटली डायलेट कर जाते हैं, पहली बात। और ये होता क्यों है? क्योंकि इसमें जो एयरवे टोन होती है, जो आपकी टोन है, डिक्रीज टोन ऑफ एयरवेज, जो आपके हवा के रास्ते हैं एयरवेज, इनकी टोन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो किस वजह से कम होती है वो हम बाद में देखते हैं। तो इसमें आपने दो तीन बातें करनी है कि इसमें क्या होता है, आपके जो एयरवेज है वो परमानेंटली डायलेट कर जाते हैं, और जो आपकी एयरवेज टोन है वो कम हो जाती है। और जब एयरवे टोन कम होगी तो क्या होगी, ब्रोंको डायलेशन, स्वेयर ब्रोंको डायलेशन होगी। जब ब्रोंको डायलेशन होगी, जब क्या होगी, ब्रोंको डायलेशन होगी, तो क्या होगा, एयर ट्रैप हो जाएगी। आपकी जो एयर होगी वो अंदर ही रहेगी, ठीक है, एयर ट्रैप हो जाएगी। तो इट एक्ट्स लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इसमें क्या होता है, परमानेंट डायलेशन हो जाती है, परमानेंट ब्रोंको डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो एयर है वो अंदर ही लंग्स के ट्रैप हो जाती है। और ये होता क्यों है, इट इज ड्यू टू नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन। नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे जनरल पैथ में। नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन वो वाली इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें नेक्रोसिस हो जाए, जिसमें जो आपका टिश्यू है वो डेड हो जाए। तो नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन जब होती है, कोई लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, कोई मसला आता है, उसकी वजह से हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो परमानेंटली डायलेट कर जाते हैं, और क्या हो जाता है, डैमेज होता है हमारे एयरवेज को, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोएक्टेसिस कहते हैं। बस इसमें सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि आपके पास पेशेंट किस तरह आएगा। तो आपके पास पेशेंट सबसे पहले आएगा कफ, उसको खांसी आ रही होगी, और उसको क्या होगा, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सांस सही तरह नहीं आ रहा होगा, डिस्निया कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को। और उसमें क्या होगी, फॉल स्मेलिंग, ठीक है, फॉल स्मेलिंग स्प्यूटम, उसकी जो बलगम होगी उसमें आपको बहुत गंदी स्मेल आएगी, ठीक है, फॉल स्मेलिंग स्प्यूटम, उसकी जो बलगम होगी खांसी की, उसमें आपको बहुत गंदी स्मेल आएगी। और क्या होगा उसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, उसको बार बार इन्फेक्शन होगा, उसको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं रेस्पिरेटरी। और इसके अलावा आपने याद रखना है, इसमें हिमेप्टोसिस भी होता है। हिमेप्टोसिस, हिमेप्टोसिस किसको कहते हैं, ब्लड इन स्पूटम। मतलब आप जब आप खांसी करोगे, तो अगर आपको बलगम आ रही है, तो बलगम में क्या होगा, खून भी होगा, उसमें RBCs भी हो सकते हैं। या फिर डिजिटल क्लबिंग, डिजिटल क्लबिंग किसको कहते हैं, ये मैं आगे भी जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको एक लफ्ज में ये बता देता हूँ कि आपके जो नेल्स होते हैं, देखो जो नाखून होते हैं, अगर वो अपना वो मांस को छोड़ दें, अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, तो जो आपके नाखून अगर वो आपकी स्किन को छोड़ दें, नेल बेड जो होता है उसको वो छोड़ दें, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल क्लबिंग। इसमें आपको ऐसे लगता है जैसे आपके नाखून सूज गए हैं। इसको हम आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपने सीधी सीधी बातें हैं कि आपकी परमानेंट डायलेशन हो जाती है, एयरवे टोन कम हो जाती है, कफ डिस्निया, फॉल स्मेलिंग, स्पुटम, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है आपकी, जो जब खांसी करते हो तो आपको खून आता है, और डिजिटल क्लबिंग हो जाती है। उसके बाद इसमें और एक एक दो बातें हैं वो हम कर लेते हैं, फिर हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक दो बातें ये हैं कि इसकी कॉजेज क्या है, मतलब क्यों क्यों हो सकती, किस वजह से हो सकती है। तो इसमें वो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस। फिलहाल तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो ही बता सकता हूँ, लेकिन इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसमें हमारा ना जो सोडियम वाला और सोडियम और क्लोराइड का ट्रांसपोर्टर होता है ना, वो खराब होता है। तो इसमें होता क्या है, सिर्फ मेरी बात पे आप यकीन रख लें, बाकी हम इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सिस्टिक फिब्रोसिस में ना थिक म्यूकस होता है, जो आपका म्यूकस होता है लंग्स में वो बहुत थिक होता है। और वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे बायोकेम में। इसमें बहुत थिक म्यूकस होता है। जब थिक म्यूकस होता है तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इस डिजीज में रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें थिक म्यूकस बनता है, बहुत थिक होगा म्यूकस। और इसमें क्या होता है, मैंने आपको सीवीएस में पढ़ाया था, एक कार्टा जैनर सिंड्रोम, ठीक है। कार्टा जैनर सिंड्रोम क्या था, कार्टा जैनर सिंड्रोम में क्या था, जो आपके सीलिया हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, ठीक है, जो सीलिया होते हैं वो क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि हमने सीवीएस में पढ़ा था कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं ये रोटेट करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। तो डाइनिन एक प्रोटीन हमने पढ़ी थी, डाइनिन, वो क्या होती है, कार्टाजेनर में डिफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है। मतलब नॉर्मली
नॉर्मली आपका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड की होता है, तरफ की होता है, लेकिन जो कार्टनर जैनर सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं इनमें राइट साइड की तरफ होता है। साइटस इन्वर्सस भी हम इसको कहते हैं, साइटस इन्वर्सस। हर चीज उल्टी होगी आपकी चेस्ट में। और क्या होगा, और वो बंदा इनफर्टाइल होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म के पीछे भी सीलिया लगे होते हैं जो उसे मूव कराते हैं, तो वो बंदा इनफर्टाइल होगा। और जो फ्लोपियन ट्यूब होती है, फ्लोपियन ट्यूब में भी सीलिया होते हैं जो एग को मूव करते हैं, तो अगर वो फीमेल है तो वो भी इनफर्टाइल होगी, या फिर उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होंगे। ये मैंने सीवीएस में बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो कार्टर जेनर सिंड्रोम में आपने याद रखना है, कार्टर जेनर सिंड्रोम इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर ब्रोंकियोटेसिस। उसके अलावा स्मोकिंग, मतलब अगर एक बंदा स्मोक करता है तो जो स्मोकिंग होती है वो क्या करती है, डैमेज करती है हमारी लंग्स को। तो इसकी वजह से बार बार डैमेज होगा, बार बार ठीक होगा, तो क्या हो जाएगी, आपको ब्रोंकियोएक्टेसिस परमानेंट डायलेशन हो सकती है। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पिरिग्लोसिस दैट लीड्स टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक उसने इन्फेक्शन लिखा हुआ है एलर्जिक, ठीक है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी ब्रोंकोपल्मोनरी एस्प्रिग्लोसिस मत, ये एक ना फंगल इन्फेक्शन है। तो वो ये कहता है कि जब आपको कोई फंजाई का इन्फेक्शन होता है, तो जो ब्रोंको मतलब आपके ब्रोंकाई है उनका उनका अगर आपको फंजाई का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको लंग्स को डैमेज होगा, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रोंकाई है वो परमानेंटली डायलेट कर जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकोएक्टेसिस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सी डिजीज है, ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। हमने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, जो कि हमारे इस सिस्टम के बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपको क्लिनिकली आपके बहुत काम आएगा, वो आपने अच्छे से कर लेना है। और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी बुक वाले ने हमें क्या समझाया है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में मैंने आपको एक दो बातें बताई थी। मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि आपको हर चीज भूल जाए ना, लेकिन आपने ये चीज लाजमी याद रखनी है। जैसे रिस्ट्रिक्टिव है तो इसमें हमने तीन लफ्ज निकालने हैं, आर, ई और आई। ठीक है, तो आर से मैंने क्या बताया था, आर से मैंने बताया था री इनसाइड, ठीक है, री इनसाइड। और ई से मैंने क्या बताया था, एलिवेटेड, ठीक है, एलिवेटेड। और आई से मैंने क्या बताया था, आई से क्या मैंने बताया था कि आई से भाईजान आपने याद रखना है इन्फीरियर वैल्यू, ठीक है, इन्फीरियर वैल्यू। अब हम इसको अप्लाई करते हैं इस निमोनिक को। देखो, आर से मैंने क्या बताया था, री इनसाइड। री इनसाइड से मैंने कहा था कि आपने याद रखना है कि इनसाइड एयर को अंदर ले जाने में मसला होगा। तो जितनी भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज होती हैं इनमें एयर को अंदर ले जाने में मसला होता है। क्यों? वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इंस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको इंस्पायर करने में, सांस अंदर लेके जाने में क्या होगा, मसला होगा, जितनी भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हैं। और एलिवेटेड से मैंने क्या बताया था कि इसमें आपकी जो FeV1/FVC रेशो है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी कम हो जाएगी। तो जिसने क्लासेस मिस की हैं उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम इसकी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। उसके बाद इसकी जो इंफीरियर वैल्यू है, इंफीरियर वैल्यू का मतलब क्या था कि जो FVC है, मैंने कहा था इंफीरियर से आपने याद रखना है कि वो बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो FeV1 भी कम होगी, ठीक है, ये भी कम होगी, बट जो FVC है ये बहुत बहुत ज्यादा कम होगी, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल रेशियो है वो, सॉरी, एलिवेटेड का मतलब ज्यादा होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, एलिवेटेड का मतलब ज्यादा होगी। तो इसमें जो FeV1 और FVC है वो आपकी रेशियो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किससे ज्यादा हो जाएगी, मोर देन 70%। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि अगर आप PFT कराते हो और अगर आपकी रेशियो लेस देन 70% से नीचे आती है तो आपने कहना है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। और अगर आपकी रेशियो 70% से ज्यादा आती है तो आपने क्या कहना है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक हो गया। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। आप फर्स्ट एड से पहले पढ़ रहे हैं, फिर हम उसको मैं थोमा से बताता हूँ आपने क्या करना है। तो आप इसकी टाइप्स पढ़ें, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स मैं आपको अगर गौर करें तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा बताता हूँ। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। इसकी दो टाइप कौन कौन सी होती हैं, या तो कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, या क्या है, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मैकेनिकल प्रॉब्लम है, आपके कोई मसल में मसला आ गया है, आप सही तरह सांस ही नहीं ले पा रहे। या फिर क्या हो सकता है, लंग का प्रॉब्लम है, या फिर क्या है, इंटरस्टिशियल लंग प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, या फिर इंटरस्टिशियल लंग प्रॉब्लम है और या फिर क्या है, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है। देखो, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है कि आपकी लंग्स रिस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वो इनहेल नहीं कर पाता बंदा। जब उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा तो मैकेनिकल प्रॉब्लम कब कब होगा वो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं आपको बताता हूं हमने कहां पढ़ा था, फिर आपको याद आएगा। देखो, फर्ज करो एक बंदा है पोलियो का, ठीक है, पोलियो में क्या होता है, पोलियो में आपके मसल काम नहीं करते। तो एक बंदा पोलियो का है, आप जरा मुझे बताएं कि एक पोलियो का बंदा क्या सही तरह सांस ले पाएगा या नहीं ले पाएगा।
जल्दी बताएं, वो बंदा इंस्पायर या एक्सपायर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जल्दी बताएं, शाबाश। जो पोलियो की वजह से उसके जो मसल्स हैं वो अगर खराब हो गए हैं तो क्या वो बंदा सांस ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? जी डॉक्टर काशिफ। तलहा बता रहे हैं कि नहीं ले पाएगा। तो आपने याद रखना है, जो जितने भी अभी हम मैकेनिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे इनमें जो हमारा पेशेंट होगा वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो पोलियो पोलियो और माइस्थेंसिया ग्रेविस, ये सारी डिजीजेस हमने पढ़नी है। ठीक है, माइस्थेंसिया ग्रेविस, पोलियो, और इसके अलावा गुलियन बार सिंड्रोम। ठीक है, गुलियन बार सिंड्रोम, ये सारे जितने भी उसने नाम लिखे हुए हैं ना, गुलियन बार सिंड्रोम, पोलियो, माइस्थेंसिया ग्रेविस, और इसके अलावा उसने लिखा हुआ है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मैं आपको बताता हूँ, स्कोलियोसिस है। उसके अलावा मोरबिड मोरबिड ओबेसिटी है। मोरबिड ओबेसिटी का मतलब है कि बहुत ज्यादा अगर मोटापा आ जाए। ठीक है, देखो, पोलियो, माइस्थेंसिया ग्रेविस, गुलियन बार सिंड्रोम, स्कोलियोसिस और मोरबिड ओबेसिटी, इसका मतलब क्या? देखो, पोलियो में क्या होता है, आपके जो मसल है वो काम नहीं करते, और माइस्थेंसिया ग्रेविस में भी कुछ इस तरह का ही होता है कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स काम नहीं करते। ये सारी डिजीज हमने पढ़नी है, लेकिन फिलहाल आप मेरे ऊपर यकीन रख लें कि इनमें क्या होता है, जो गुलियन बार सिंड्रोम होता है ना, इसमें हमारा जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। अब होता क्या है, जब हमें ये सारी डिजीजेस हो जाती हैं तो होता क्या है, हम सांस ही नहीं ले पाते। जब सांस नहीं ले पाते तो हमें क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और कौन सी टाइप, मैकेनिकल प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा पल्मोनरी काज की वजह से हो जाती है। मतलब हमें पोलियो में भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है, माइस्थेंसिया ग्रेविस में भी हो सकती है, गुलियन बार सिंड्रोम में भी हो सकती है, स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस स्कोलियोसिस, किफोसिस हम ना आगे जाके पढ़ेंगे इसमें मस्कुलोस्केलेटल में कि स्कोलियोसिस, किफोसिस, लार्डोसिस ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें फिलहाल स्कोलियोसिस में आप मेरी बात पे यकीन कर लें कि स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो इन सारी डिजीजेस में आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो सही तरह काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली है कि हमें लैब फाइंडिंग क्या मिलेगी। मतलब एक बंदा है, उसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, तो उसमें हमें लैब फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगी। तो अब जरा मुझे बताएं, शाबाश जो बच्चे प्रेजेंट हैं, तो मुझे बताएं कि इनमें सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, आपके कोई लंग में प्रॉब्लम है या नहीं है? जल्दी बताएं। जी तलहा, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर मुकद्दस, कहाँ पे हैं सारे? जल्दी बताएं। जो मैंने अभी आपको कॉजेज बताई हैं, इनमें आपका कोई लंग का प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं चल रहा? इनमें कोई लंग में मसला है या नहीं है? लंग के सरफेस एरिया में कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, इंक्रीज डिक्रीज को छोड़ो आप, मुझे इसकी ये सिंपल आप ये बताओ कि इसमें, इन पोलियो में, माइस्थेंसिया ग्रेविस में डायरेक्टली कोई लंग में मसला आ रहा है या नहीं आ रहा? आतिफ बता रहे नहीं आ रहा, डॉक्टर तलहा भी बता रहे नहीं आ रहा। तो इन सब डिजीजेज में लंग में कोई मसला नहीं चल रहा। अब इस बात को बेस बना के आपने आगे बात सीखनी है। देखो, जितनी भी मैंने डिजीजेस लिखी हैं इनमें सरफेस एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो सरफेस एरिया बताने वाला हमारे पास कौन सा टेस्ट है? डल्को। ठीक है, डल्को ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब जरा मुझे बताएं, शाबाश, इनमें डल्को चेंज होगा या नहीं होगा? जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं, पोलियो, माइस्थेंसिया ग्रेविस, गुलियन बार सिंड्रोम, स्कोलियोसिस, मोरबिड ओबेसिटी, इनमें डल्को चेंज होगा या नहीं होगा? जल्दी बताएं। वेरी गुड, काशिफ हमें बता रहे हैं कि इनमें जो डल्को होगा वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। और इसमें जो ए ग्रेडियंट है, ए ग्रेडियंट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, जो बच्चे नए आए मैं उनको एक दफा समझा देता हूं ए ग्रेडियंट क्या होता है। देखो, फर्ज करो आपका ये क्या है? एल्वोलाई है। ठीक है, ये क्या है? एल्वोलाई है। और ये क्या है? आपकी आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है? आर्टरी है, कोई भी आर्टरी है या पल्मोनरी आर्टरी है। जितनी ऑक्सीजन का कंटेंट एल्वोलाई में होता है उसको हम बड़े ए से डोनेट करते हैं, और जो छोटा ए होता है इसको हम आर्टरी को छोटे ए से डोनेट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाईजान, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एल्वोलाई और पल्मोनरी आर्टरी या हमारी बॉडी की कोई भी आर्टरी, इनमें एल्वोलाई और आर्टरी में कितना प्रेशर का फर्क है उसको हम क्या कहते हैं? ए ग्रेडियंट कहते हैं। अब जरा मुझे बताएं, शाबाश, कि एक बंदा है और वो उसको फर्ज करो पोलियो हो गया। ठीक है, वो सांस अंदर इंस्पायर नहीं कर पा रहा। मुझे बताएं कि उनमें ए ग्रेडियंट नॉर्मल रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जल्दी बताएं, बहुत आसान है, जल्दी बताएं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो, जब पोलियो होगा तो वो बंदा सांस नहीं ले पाएगा, चाहे फर्ज करो वो 50 प्रेशर की ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है। ठीक है, वो इतना सांस लेता है कि उसके एल्वोलाई तक 50 पहुंचती है। तो
चूंकि आपका सरफेस एरिया बिल्कुल ठीक है, आपकी लंग्स बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, तो 50 ही आगे चला जाएगा आर्टरी में। तो इनमें फर्क तो नहीं होगा इतना। तो मुझे बताएं कि ए ग्रेडियंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में, जल्दी बताएं। यार आप तो देर ही बहुत लगा रहे हो, हमने आज सिलेबस काफी कवर करना है, जल्दी करो। नॉर्मल। आतिफ बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिशान आप थोड़ा गलत बता रहे हो। ए जो ग्रेडियंट होगा, ए ग्रेडियंट फर्क को कहते हैं, ठीक है, डिफरेंस को कहते हैं, नॉट वैल्यू को। ए ग्रेडियंट भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो आपने याद रखना है, अगर आपके पेशेंट को क्या है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, मतलब उसकी जो एफ ई वी वन और एफ वी सी की रेशियो लेस मोर देन 70% है, और उसका अगर डल्को टेस्ट और ए ग्रेडियंट नॉर्मल है, तो आपने क्या कहना है कि इसको एक्स्ट्रा पल्मनरी कोई मसला है, इसकी लंग्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कोई मसल में प्रॉब्लम आ गई है, ये सांस नहीं सही तरह ले पा रहा। आप लोग ए ग्रेडियंट में कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ए ग्रेडियंट का मतलब होता है फर्क, कि कितना डिफरेंस है। अब फर्ज करो मैं 50 अंदर एयर ऑक्सीजन लेके जाता हूँ, मैं ऐसी एयर को इनहेल करता हूँ जिसमें 50 प्रेशर है, तो चूंकि मेरी लंग्स बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, तो वो 50 ही किस में डाल देंगी, मेरी आर्टरी में डाल देंगी। तो इनमें जो फर्क होगा, इनमें डिफरेंस तो जीरो होगा, इनमें डिफरेंस तो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि फर्ज करो ये क्या है, एल्वुलाई है, और इसकी क्या हुई पड़ी है, फिब्रोसिस हुई पड़ी है, ठीक है, ये थिक हो गया है। और ये क्या है, ये मेरी कोई आर्टरी है, ठीक है, ये मेरी कोई आर्टरी है। अब मैं फर्ज करो 50 लेके जाता हूँ, 50 मैं सांस के अंदर लेके जाता हूँ, क्योंकि ये सरफेस एरिया अब मोटा हो गया है, तो अब लंग्स में तो 50 आया है, लेकिन आगे कितना जाएगा, फर्ज करो 30 जाता है, तो अब जो इसका फर्क है वो कितना होगा, 20 होगा। पहले कितना था, 0 है। तो आपने याद रखना है कि जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इसमें फिब्रोसिस वगैरह नहीं होती, आपका सरफेस एरिया इंटैक्ट रहता है, जिसकी वजह से आपका जो डल्को और ए ग्रेडियंट है वो नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक ने कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि डल्को और ए ग्रेडियंट दोनों में नॉर्मल रहता है, जो मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है। जब हमने हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया पढ़ा था, मैंने आपको सेम कॉन्सेप्ट यही बताया था, ठीक है। पता नहीं आपको याद है या नहीं याद। आगे हम चलते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, कि हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है, ये तो मैकेनिकल था, या फिर हमें क्या हो सकता है, जो हमारे लंग का पैरेनकाइमा है, जो हमारे लंग का पैरेनकाइमा है, उसकी क्या हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकती है। हमने आज इसको ही पढ़ना है, लंग पैरेनकाइमा की क्या हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से आपका सरफेस एरिया चेंज होगा, और फिर क्या क्या मसले आएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले उसने लिखा है न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। न्यूमोकोनियोसिस किसको कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज को, मतलब कि कोई बंदा सिलिका को इनहेल करी जा रहा है, या इस तरह डिफरेंट चीजें कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, उसको क्या हो सकता है, न्यूमोकोनियोसिस, या फिर सार्कोडोसिस। ये हमने आज पढ़ना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है सार्कोडोसिस, ये हम आज पढ़ेंगे, अभी इसके बाद ये पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है IFP, इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस, मतलब हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारी जो लंग्स है उसकी फिब्रोसिस हो जाती है। तो ये सारी डिजीज हैं, इसमें उसने सारी एक लिस्ट लिखी हुई है, वो आपने बुक से देख लेनी है, आपकी बुक पे सारा कुछ लिखा हुआ है। जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये कहता है, इसमें जो एमसीक्यूज आपसे आएगा, वो ये कहेगा कि इसकी आप लैब वैल्यू बताएं, जो आपकी मैकेनिकल थी, मैकेनिकल में लैब वैल्यू क्या होती है, जो डल्को और जो आपका ए ग्रेडियंट है वो दोनों नॉर्मल रहते हैं, और जो आपके रेशियो है वो मोर देन 70% होती है। लेकिन जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, इसमें आपको लैब फाइंडिंग क्या मिलेगी, इसमें आपको लैब फाइंडिंग क्या क्या मिलेगी, इसमें आपकी जो रेशियो है FeV1/FVC, वो आपको कितनी मिलेगी, इट विल बी मोर देन 70%, ठीक है। पीएफटी में आपको मोर देन जब 70% मिलेगी, तो आपने क्या कहना है कि इसको कोई रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। अब आपको आगे नहीं पता चल रहा कि यार इसको मैकेनिकल है या इसको पल्मनरी है, तो आपने क्या किया, आपने उसके लैब करवाई, कौन कौन सी लैब करवाई, डेल्को, ठीक है, डेल्को, और कौन सा करवाया, डल्को और ए ग्रेडियंट, ठीक है, ये आपने उसकी दोनों लैब फाइंडिंग करवाई। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका क्या था, ये आपका एल्वोलाई है, और ये आपका क्या है, दिस इज योर आर्टरी। इसकी क्या हो गई है, जो आपका एल्वोलाई था, इसकी क्या हो गई है, फिब्रोसिस हो गई है, मतलब ये थिक हो गया इसका सरफेस एरिया। अब इसमें गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जब गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो जरा मुझे बताएं कि जो डल्को है, जो इसकी डिफ्यूजिंग पावर है, जो इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी है, वो ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, जल्दी बताएं। आप यार थोड़े सुस्त से हो, जल्दी बताएं। डिक्रीज हो जाएगी। जो इसकी डल्को है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लंग की फिब्रोसिस हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगी। और क्या होगा, जो ए ग्रेडियंट है, जो ए ग्रेडियंट है, ये ज्यादा होगा या कम होगा, जी डॉक्टर जिशान आप मुझे बताएं। जो ए ग्रेडियंट है फिब्रोसिस के पेशेंट में, वो ज्यादा होगा कम होगा, काशिफ ने बिल्कुल सही बता दिया, तलहा ने भी सही बता दिया, बाकी क्या कहते हैं जी जिशान, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, बता दो यार जल्दी।
ओके, मैं बता देता हूँ। इसमें जो आपका ए ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फर्ज करो मैं अंदर एयर लेके जाता हूँ 50, ठीक है, मैं अंदर एयर 50 लेके जाता हूँ, लेकिन चूंकि मेरा ये फिब्रोसिस हो गई है, मेरी आगे 50 ऑक्सीजन आर्टरी में नहीं जाएगी। पीछे 50 है, एल्वेलाई में 50 है, लेकिन आगे 30 गई, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो थिक हो गया है। अब इनमें जब मैं इसको डिफरेंट करूंगा, इसमें कितना फर्क है? इसमें 20 का फर्क है। ठीक है, इसमें कितना है फर्क? 20 हो गया है। और नॉर्मल ए ग्रेडियंट कितना होता है? 10 से 14 होता है। ठीक है, 10 से 14 नॉर्मल ग्रेडियंट होता है। तो ए ग्रेडियंट क्या इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर हमारी जो डेल्को है और जो ए ग्रेडियंट है, डेल्को डिक्रीज हो जाता है और ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है, तो हमने क्या कहना है कि ये जो मरीज है ये किसका है? इंटरस्टिशियल लंग फिब्रोसिस का मरीज है। फिर आपने उससे आगे हिस्ट्री लेनी है कि आया कि उसको सार्कोइडोसिस है, न्यूमोकोनियोसिस है, या क्या मसला है। अगर उसको न्यूमोकोनियोसिस है तो वो कहेगा कि मैं कोल की कान में काम करता हूँ, मुझे कोल फैक्ट्री न्यूमोकोनियोसिस है। अगर वो उसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या जब आपने उसका चेस्ट एक्सरे कराया तो आपको बाइलेटरल लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, तो आपने क्या कहना है? ये सार्कोइडोसिस का पेशेंट है। और अगर आपकी लंग्स को में उसको ओपेस्टिस मिलती हैं, तो आपको ओपेस्टिस मिलती हैं, तो आपने क्या कहना है? इन इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस है। ठीक है, तो इस तरह आपने हर डिजीज की हिस्ट्री लेके उसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये जो जितनी भी डिजीजेस मैंने बताई है ना, ये अभी हमने पढ़नी है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो इन ऑल न्यूमोकोनियोसिस ए ग्रेडियंट प्लस डेल्को नॉर्मल। जो ए ग्रेडियंट और डेल्को है वो नॉर्मल तो नहीं रहते, इनमें सब में डिक्रीज हो जाता है। जो डेल्को और ए ग्रेडियंट इंक्रीज होता है और डेल्को डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो न्यूमोकोनियोसिस है इनमें फिब्रोसिस हो जाती है। आपकी जो लंग्स हैं वो हम आगे जाके मैं कल हमने ये पढ़नी है, मैं कल आपको इसको समझा भी दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक अहम बात रह गई है, एक अहम बात ये रह गई है कि ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी कि आप कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, यहां से आपको एमसीक्यूज आएगा कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारी लंग्स की फिब्रोसिस कराती हैं। तो मैं आपको एक निमोनिक बता देता हूं, आपने थोड़ा माइंड नहीं करना, बस निमोनिक के चक्कर में ही है, तो वैसे तो थोड़ी हकीकत भी है वो। देखो, हम तकरीबन 9-10 हज़ार बच्चा स्टूडेंट हैं जो किर्गिस्तान में मौजूद हैं। हम सारे वहां पे क्या करने गए हैं? हम सारे वहां पे करने गए हैं MBBS। हम MBBS करने गए हैं, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट हैं वो उधर स्टूडेंट की बजाय वो क्या है? वो MBBS की बजाय वो क्या है? एजेंट है उधर। मतलब फ्लैट ले दिया, उससे कमीशन कमा लिया, और किसी से फ्रॉड लगा लिया, किसी से उधार ले लिया, वो पैसे वापस नहीं करने। लड़कों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि पैसे ले लिए वो वापस ही नहीं करने, बस भूल जाओ, खत्म है फिर। ठीक है, तो कुछ लोग उधर क्या है? एजेंट्स हैं। तो आपने एक निमोनिक याद रखना है, MBBS की बजाय वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर MBBA, मतलब कि वो क्या है? एजेंट्स हैं उधर लोग। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सिटी में रॉयल मेट्रोपॉलिटन में बुला लिया कि आ जाओ, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, या ये बुला लिया कि कांत में आ जाओ, 25 सोम लेगा मशरूत को और आपको सीधा मॉस्को में उतार देगा। ठीक है, तो इस तरह की आप कई लोग हैं जो काफी फ्रॉड करते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? MBBA कर रहे हैं। एम से आपने क्या याद रखना है? एम से आपने याद रखना है मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मिथोट्रिक्सेट क्या कॉज कराती है? लंग फिब्रोसिस कॉज कराती है। उसके अलावा आपने और क्या याद रखना है? उसके अलावा आपने याद रखना है बाईसुल्फान, बुसुल्फान। ठीक है, बुसुल्फान। ठीक है, ये एक ड्रग है, ये भी क्या कराती है? लंग फिब्रोसिस कराती है। उसके अलावा अमायोड्रोन। ठीक है, अमायोड्रोन। ठीक है, अमायोड्रोन हम सीवीएस में भी पढ़ चुके हैं, ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, ये भी क्या कॉज कराती है? लंग फिब्रोसिस कॉज कराती है। और ए से अमायोड्रोन है, और बी से क्या है? बी से है ब्लियोमाइसिन। ठीक है, ब्लियोमाइसिन। तो ये आपने आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, मैंने आपको निमोनिक बता दिया है कि MBBS की बजाय एस को आपने रिप्लेस कर देना है ए से। ठीक है, तो याद कर लेना, किर्गिस्तान के जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं उनको एक दफा याद कर देना और ये निमोनिक अप्लाई कर देना है, तो आपको याद रहेंगी ये ड्रग्स कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि आपकी लंग फिब्रोसिस कराती हैं। तो मिथोट्रिक्सेट, बिसुल्फान, और उसके अलावा ब्लियोमाइसिन और अमायोड्रोन। ठीक है, ये चारों ड्रग्स MCQs आता होता है, और इसको आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, और इसमें जो आपको लैब फाइंडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी? इसमें जो डेल्को होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और जो ए ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपकी बुक ने एक टर्म एक्सप्लेन की है, रेडिएशन वाली। ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं। रेडिएशन जो नया एडिशन है उसमें लिखी हुई है, जो पुराने एडिशन में आई थिंक उसमें मिसिंग है। ठीक है, तो आपने
इसको देख लेना है। रेडिएशन में उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी में वो ये कहता है कि जब हम रेडिएशन करवाते हैं, फर्ज करो एक बंदा चेस्ट एक्सरे कराता है, कोई सीटी स्कैन करवाता है, तो जो रेडिएशन होती हैं वो क्या करती हैं, वो लंग को इंजर कर देती हैं। जो लंग्स का पैरेन्काइमा होता है उसको क्या कर देती हैं, इंजर कर देती हैं, लंग की इंजरी कॉज कराती हैं। कौन? रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन क्या करती हैं? रेडिएशन से आपने सिर्फ इसमें एक दो बातें याद रखनी है कि जो रेडिएशन होती है ना, ये इन्फ्लेमेशन कॉज कराती है। चूंकि ये डैमेजिंग है, जब ये डैमेज होगा, हमारी लंग डैमेज होगी तो क्या होगी? इन्फ्लेमेशन होगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उससे क्या रिलीज होंगे? साइटोकाइंस। जब साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो क्या होगा? डैमेज होगा। आपकी लंग्स क्या होंगी? डैमेज होंगी। ठीक है, आपकी लंग्स क्या होंगी? डैमेज होंगी। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये जो साइटोकाइंस है, ये कौन कौन से साइटोकाइंस है। तो इसमें आपने याद रखना है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1, ये वाले साइटोकाइंस बनते हैं जब रेडिएशन हमारी लंग से आके टकराती हैं। और इसके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्लस माइनस का मतलब होता है मे और मे नॉट। ठीक है, मे और मे नॉट विद लो ग्रेड फीवर। हल्का सा जो पेशेंट होगा उसको बुखार भी होगा। ठीक है, हल्का सा बुखार भी होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। और इसमें जो एक और बात है कि 3 से 12 हफ्ते, ठीक है, 3 से 12 हफ्ते, फर्ज करो एक बंदा है, उसने चेस्ट एक्सरे कराया, तो 3 से 12 हफ्ते के बाद उसको क्या डेवलप होगा? एक्यूट न्यूमोनाइटिस। एक्यूट न्यूमोनाइटिस मतलब उसकी जो लंग्स होंगी उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी 3 से 12 हफ्तों में। और वो ये कहता है कि 6 से 12 महीने लगते हैं। ठीक है, 6 से 12 महीने लगते हैं कि उसमें क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी फिब्रोसिस। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल करके आपको बताता हूँ। हम जब चेस्ट एक्सरे कराते हैं या फिर सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें रेडिएशन यूज होती हैं। वो हमारे लंग्स में क्या कॉज करती हैं? दे कॉजेज इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन से क्या बनते हैं? साइटोकाइंस बनते हैं। और साइटोकाइंस क्या है? डैमेज करते हैं। साइटोकाइन कौन कौन से बनते हैं? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, ये क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। और इनके साथ हमें लो ग्रेड फीवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जब हम एक्सरे करवा लेते हैं, या जब फर्ज करो कि एक बंदा है उसको रेडिएशन इंजरी हुई है, तो उसमें 3 से 12 हफ्तों के बाद क्या होगा? एक्यूट न्यूमोनाइटिस होगा। उसमें उसकी जो लंग्स है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी 3 से 12 हफ्तों में। और आपको पता है जब इन्फ्लेमेशन बार बार हो रही हो तो क्या होता है? फिब्रोसिस हो जाती है। ये मैं आगे जाके आपको समझाता भी हूँ अच्छी तरह। ठीक है, और 6 से 12 हफ्ते, 6 से 12 महीनों के बाद उसको क्या डेवलप हो जाएगी? फिब्रोसिस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें आपने बातें एक दो हैं वो याद रखनी है। अब जरा मुझे बताएं कि ये आपको पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया है? फिर मैं आगे चलूं, जल्दी बताएं, जल्दी बता दें। चले ठीक है, डॉक्टर तलहा को भी क्लियर हो गया है और काशिफ ने भी जवाब दे दिया। ठीक है, बाकी शायद आज सोने के मूड में है तो वो शायद क्लास उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो सो रहे हैं आराम से। हम आगे चलते हैं। आगे आपकी एक डिजीज है इडियोपैथिक। ठीक है, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक पल्मनरी फिब्रोसिस। ठीक है, ये एक ड्रोना सा नाम है लेकिन हम इससे थोड़ा सा बात करते हैं। बात हम कैसे करेंगे देखो। इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है? इडियोपैथिक वो वाली डिजीजेस होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी हमें वजह नहीं पता होती, वो बगैर किसी वजह से होती हैं। ठीक है, तो इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है? अननोन इटियोलॉजी, कि इसकी हमें काज का ही नहीं पता कि किस वजह से बीमारी हो रही है। तो एक लफ्ज से हमें पता चल गया कि ये वो वाली बीमारी है जिसकी हमें कॉज का ही नहीं पता। और जो पल्मनरी है, पल्मनरी का क्या मतलब होगा? लंग्स। और फिब्रोसिस का मतलब क्या होगा? कि आपकी जो लंग्स है उनकी क्या हो जाएगी? फिब्रोसिस हो जाएगी, उसमें फाइबर्स टिश्यूज बन जाएंगे, फिब्रस बैंड बन जाएंगे, कोलेजन डिपोजिशन हो जाएगी, मतलब वो सख्त हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इडियोपैथिक पल्मनरी फिब्रोसिस। इडियोपैथी फिब्रोसिस। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें क्या होगी? फिब्रोसिस होगी। इसमें क्या होगी? फिब्रोसिस ऑफ लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, जो आपकी लंग्स हैं इसकी क्या हो जाएगी? फिब्रोसिस हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? फिब्रोसिस हो जाएगी। पहली बात ये है। उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि इसकी जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी कहते हैं कॉज को। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, कि इसकी क्या वजह है, किस वजह से हो रही है। तो इटियोलॉजी इज अननोन, कि हमें इसकी इटियोलॉजी का ही नहीं पता। ठीक है, तो हम वैसे 22वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन हमें इटियोलॉजी का ही नहीं पता। ठीक है, और इसकी जो ये क्यों होती है, मतलब ड्यू टू इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो इट इज ड्यू टू रिपीटेड साइकिल्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लंग इंजरी। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको, देखो।
फर्ज करो आप सब अपने मतलब हाथ की तरफ देखो। अगर मैं आपके हाथ में एक कट लगा देता हूँ, ठीक है, फर्ज करो ये मेरा हाथ है और इस पे मैं कट लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने कट लगा दिया। वो कट क्या होगा, 1-2 हफ्तों के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक स्कार छोड़ जाएगा, ठीक है, वो एक स्कार छोड़ जाएगा, एक ऊपर निशान छोड़ जाएगा। ठीक है, वो क्यों छोड़ता है? देखो, आपने याद रखना है, जब भी हमारी बॉडी में कोई मसला आता है तो इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन के बाद वहां पे कोलेजन आ जाते हैं, ठीक है, वहां पे कोलेजन सेल्स आ जाते हैं, वहां पे फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसमें स्कार फॉर्मेशन कर देते हैं, उस पे क्या बना देते हैं, स्कार्स बना देते हैं। और ये डिफरेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू पे डिफरेंट होता है, और हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं इन पे डिफरेंट होता है। अब आपने याद रखना है कि चूंकि जो इसमें क्या हो रही है, रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लंग इंजरी। आप क्या कर रहे हो, फर्ज करो एक बंदा है और वो सूटे पे सूटा लगाई जा रहा है, वो स्मोकिंग करता है और बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। तो मैंने बताया था कि स्मोकिंग में क्या होता है, डैमेजिंग फैक्टर होते हैं, आपकी लंग्स बार बार डैमेज होंगी, फिर ठीक हो जाएंगी, फिर डैमेज होंगी, फिर ठीक होंगी। तो जब बार बार वो डैमेज होगी तो क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। और इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, आपके क्या आ जाते हैं, आपके इंक्रीज कोलेजन, जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे एक स्कार फॉर्मेशन के लिए, वहां पे उस टिश्यू को सख्त होने के लिए क्या वहां पे आ जाता है, कोलेजन आ जाता है, और क्या आ जाते हैं, फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको आपने इस तरह याद रखना है। देखो, अगर मैं आपके हाथ पे कट लगा दूं तो वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, फिर मैं लगा दूं, फिर मैं उसी जगह पे कट लगा दूंगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर लगा दूं, फिर ठीक हो जाएगा। मैं 2-3 दफा अगर ऐसा करूंगा ना, तो वहां पे एक गहरा निशान छूट जाएगा, उसको हम कहते हैं स्कार कहते हैं। ठीक है, ये हम सर्जरी में भी पढ़ेंगे। अब आपने याद रखना है कि जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, जहां पे क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहां पे एक तो कोलेजन की तादाद बढ़ जाती है, एक तो नंबर ऑफ कोलेजन ज्यादा हो जाते हैं, और वहां पे फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, वहां पे फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं और कोलेजन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी फिब्रोसिस हो जाती है। और फिब्रोसिस का क्या मतलब है, अगर आपको फिब्रोसिस की समझ नहीं आती तो मेरी बात सिर्फ एक याद रख लें कि इसमें जो आपका टिश्यू होगा वो सख्त हो जाएगा। अब जरा मुझे बताएं कि हमारी जो लंग्स है वो तो बेचारी बड़ी फ्लफी सी हैं, और वो बड़ी, उनमें उनमें कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं उसकी फिब्रोसिस कर दूं, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें स्कार बन जाए, उसमें कोई सख्त टिश्यू हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगी, फिब्रोसिस हो जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, हमारी लंग सही तरह एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि जब लंग की हम बार बार इंजरी करेंगे, हमने स्मोकिंग की, बार बार स्मोक अंदर जाएगा बाहर आएगा, तो क्या होगा, हमारी लंग डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें फिब्रोसिस हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस। और ये सिर्फ लंग्स में नहीं होती, आपकी हर जगह पे होती है। फर्ज करो आपको हार्ट अटैक, अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक हो, लेकिन फर्ज करो किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, तो उसमें क्या होगा, मायोकार्डियल इंफाक्शन। मायोकार्डियल इंफाक्शन में क्या होता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन में क्या होता है, जो आपके सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और उनकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन होती है पहले। अगर हम उसको ठीक कर दें तो क्या होगा, उसकी इंजरी होगी, और जब वो बंदा ठीक हो जाएगा तो उसके दिल पे एक स्कार बन जाता है, मतलब कि वहां की जो थोड़ा सा एरिया जो पहले नेक्रोटिक था, अगर हम उसको ठीक कर दें 24 घंटों से पहले पहले, तो उसकी क्या हो जाएगी, फिब्रोसिस हो जाएगी। तो ये बॉडी की हर जगह पे होता है। आपके अगर मैं कट लगा दूं हाथ में, तो वहां पे क्या बन जाएगा, स्कार बन जाएगा। इट इज आल्सो ड्यू टू कोलेजन एंड फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। जब बार बार डैमेज होगा, तो बार बार डैमेज होने की वजह से क्या हो जाता है, लंग्स फिब्रोस कर जाते हैं, उनकी फिब्रोसिस हो जाती है। अब इसके वो ये कहता है कि जो हमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस है, इसकी एसोसिएशन किस किस के साथ है, कि ये किस किस मरीज में हो सकती है। तो सबसे पहले ये किस में होगी, स्मोकिंग में, क्योंकि स्मोकिंग में वो बंदा रोज सिगरेट पिएगा, रोज डैमेज होगा, फिर ठीक हो जाएंगी लंग्स, फिर डैमेज होगा, फिर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से फिब्रोसिस हो सकती है। तो आपने उसको सिंपली कहना है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें। उसके बाद उसको क्या होगा, डिस्निया, उसको क्या होगा, सॉरी, इसकी जो एसोसिएशन है, एक तो स्मोकिंग के साथ है, और इसके किसके साथ है, और इसके होगी प्लूटेंट्स के साथ। मतलब कि अगर वो गंदी एयर में सांस ले रहा है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हम फर्ज करो मैं लाहौर के करीब रहता हूं, तो जो लाहौर है ये भी दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर पे पोल्यूटेड शहर है। और जो बिश्कीक है, सर्दियों में बिश्कीक दुनिया का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड शहर होता है। ठीक है, तो आपने बिश्कीक को इतना अच्छा नहीं समझना। बिश्केक जो है वो दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड शहर था इस साल जब सर्दियां स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो पोल्यूशन दोनों शहरों में माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो जो इनके बासी हैं, जो इसमें सांस लेंगे, उनमें क्या हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकती है। और इसके अलावा जेनेटिक काजेज भी हो सकते हैं। ठीक है,
लेकिन इसकी जो बेसिक वजह है ना हमें वो ही नहीं पता, क्योंकि ये इडियोपैथिक डिजीज है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि जो इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। आपके पास पेशेंट किस तरह आएगा, ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स किस तरह होंगे। तो उसको क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिस्निया। प्रोग्रेसिव डिस्निया का क्या मतलब होगा कि वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे पहले मैं ठीक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मसला स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मुझे सांस आना बंद हो गया। क्योंकि ये फिब्रोटिक डिजीज है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिब्रोसिस होती है। ये नहीं होता कि आप रात को सोए और सुबह से सारी वो लंग्स आपकी फिब्रोज हो गई है, ऐसा नहीं होता। काफी 1-1.5 साल लग जाता है इसकी फिब्रोसिस के लिए। तो इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा। और क्या होगा, क्योंकि इसको डिस्निया है, सांस से इतना नहीं आ रहा, तो उसको क्या होगी, फटीग होगी। ठीक है, वो थका थका रहेगा। और नॉन प्रोडक्टिव कफ, उसको जो खांसी होगी वो खुश्क खांसी होगी। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव कफ मतलब उसकी खांसी में क्या होगी, बलगम नहीं आएगी। और जब आप स्टेथ लगाओगे तो आपको कौन सी साउंड सुनाई देगी, क्रैकल्स। ठीक है, ये एक खास स्पेसिफिक साउंड है हमारी लंग की। उसके बाद इसमें क्या होगी, डिजिटल क्लबिंग। डिजिटल क्लबिंग मैंने दोबारा आपको बता देता हूँ, डिजिटल क्लबिंग हम किसको कहते हैं। डिजिटल क्लबिंग हम कहते हैं, ये तकरीबन आपको मोस्टली हाइपोक्सिक डिजीजेस में मिलती है। जब भी हाइपोक्सिया होता है ना, जब भी हाइपोक्सिया होता है, तो जो हमारे नाखून होते हैं वो स्किन को छोड़ देते हैं। फर्ज करो ये मेरा नाखून है, फर्ज करो ये मेरा नाखून है, तो अगर ये नाखून ऊपर की तरफ उभर जाए और स्किन को छोड़ दे तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लबिंग। ठीक है, ये हमें ऐसे फील होता है जैसे ये फूला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल क्लबिंग। ये हमें मोस्टली हाइपोक्सिया के पेशेंट में मिलता है। जिसमें भी हाइपोक्सिया होगा या फिर जिसमें किसी में कोई हार्ट की डिजीज है, तो उसमें हमें डिजिटल क्लबिंग मिलती है। उसके अलावा इसके और इसमें क्या होगा, डिजिटल क्लबिंग होगी। और इसमें क्या लिखा हुआ है, पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज विद ट्रैक्शन ब्रोंक, हाँ इसमें इसने ये लिखा हुआ है कि पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल ओपेसिटीज। पेरिफेरल ओपेसिटीज का क्या मतलब है, देखो मैं सिंपल करके आपको बताता हूँ। फर्ज करो ये आपका चेस्ट एक्सरे है। अब चेस्ट एक्सरे में आपको दो कलर मिलते हैं, या तो आपका कोई सा ब्लैक होता है या व्हाइट होता है। हमें व्हाइट एरिया वो वाली चीज बता रही होती है। फर्ज करो आपको जब आप एक्सरे देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक हड्डी दिखाई देती है जिसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं, वो आपको सफेद दिखाई देती है। और जो आपकी एयर होती है वो आपको एक्सरे में ब्लैक नजर आती है। जब मैं आपको एक्सरे समझाऊंगा, तकरीबन हफ्ते का ये कोर्स है, तो हम इसका पूरा कोर्स करेंगे कि आप एक्सरे कैसे देख सकते हो, चेस्ट एक्सरे। तो इसमें ना आपको क्या मिलेंगी, आपके जो लंग के पेरिफेरल एरियाज हैं, जो दूर दूर एरियाज, उसमें आपको ओपेसिटीज मिलेंगी। ओपेसिटीज का ये मतलब होता है कि आपको जो चेस्ट एक्सरे उसमें व्हाइटिश एरियाज मिलेंगे। तो इसमें इसका ये मतलब है, देखो इसके फर्ज करो यहाँ पे क्या हुई, फिब्रोसिस हुई। तो फिब्रोसिस में क्या होता है, आपका टिश्यू सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो पहले वो ब्लैक था, पहले वो नरम था और उसमें से आपकी रेडिएशन गुजर जाती थी। लेकिन अब वो रेडिएशन को रोक रहा है, इसकी वजह से आपको जो एरिया मिलेगा वो व्हाइट मिलेगा। तो सिर्फ आपने इतना इसमें याद रख लेना कि इसमें आपको क्या मिलेंगी, पेरिफेरल ओपेसिटीज मिलेंगी विद ट्रैक्शन ब्रोंकियोएक्टेसिस। ठीक है, विद ट्रैक्शन ब्रोंकियोएक्टेसिस मतलब कि इसमें आपको ट्रैक्शन ब्रोंकियोएक्टेसिस के साथ साथ क्या मिलेगा, पेरिफेरल ओपेसिटीज भी मिलेंगी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जहां से आपको एमसीक्यूज आएगा वो ये है कि इसमें हमें क्या और क्या मिल सकता है, मे और मे नॉट प्रेजेंट हनी कॉम्ब अपीयरेंस। हनी कॉम्ब हनी कॉम्ब अपीयरेंस। जब आप इस पेशेंट का लंग सीटी कराओगे, ठीक है, जब आप इस पेशेंट का लंग सीटी स्कैन कराओगे तो क्या आपको मिलेगी, हनी कॉम्ब अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपको इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस में क्या मिलता है, तो आपको मिलता है लंग सीटी पे हनी कॉम्ब अपीयरेंस। ये एमसीक्यूज है। हम आगे चलते हैं। जब इसकी क्या हो जाएगी, हिस्टोलॉजी हम करवाएंगे, तो हमें जो इसकी हिस्टोलॉजी होगी वो किस तरह मिलेगी, वो हमें मिलेगी इंटरस्टिशियल निमोनिया की तरह। हमने आगे जाकर निमोनिया और उसकी टाइप्स भी पढ़नी है, तो आपने याद रखना है जो इसकी हिस्टोलॉजी होगी वो किस तरह हमें मिलेगी, इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियल नमूनिया की तरह। ठीक है, तो ये एक इसमें चंद एक बातें थी वो मैंने आपको करा दी हैं। इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, मतलब एक बंदा है उसको अगर ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस हो गई है, उसकी लंग्स फिब्रोज कर गई, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। तो आपने पहले याद रखना है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, इसकी क्या होगी, इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी हाइपरटेंशन हो जाएगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो और क्या होगा, कोर पल्मोनेले, उसमें क्या हो जाएगा, कोर पल्मोनेले मतलब उसकी जो राइट साइड है वो फेल हो जाएगी। ये मैंने आपको सीवीएस में भी समझाया था। जब भी हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होती है, या हमारी लंग्स में कोई मसला आता है, तो हमें क्या हो जाता है, हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोर पल्मोनेले।
और इस पेशेंट को क्या हो सकता है, अरिदमिया हो सकता है, ठीक है, अरिदमियाज हो सकते हैं, मतलब उसकी जो हार्ट रेट है वो अबनॉर्मल हो सकती है, या फिर उसको क्या हो सकता है, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। और अगर ये हम इसको ट्रीट ही नहीं करेंगे काफी लंबे अरसे तक, तो ये लंग कैंसर में भी डेवलप हो सकता है। ये जो फिब्रोसिस थी ये लंग कैंसर में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक आसान सी डिजीज थी, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ एक दफा। इसमें क्या होगा, आपके जो लंग का पैरेंकाइम है उसकी फिब्रोसिस हो जाएगी, और इसकी हमें काज का नहीं पता है, ये किस वजह से होती है हमें पता ही नहीं है। लेकिन इसका हमें पैथोफिजियोलॉजी का पता है कि अगर मैं एक चीज को डैमेज करूंगा, फिर मैं उसको ठीक कर दूंगा, फिर डैमेज करूंगा, फिर ठीक करूंगा, तो उस जगह पे स्कार बन जाएगा। उस जगह पे क्या हो जाएगा, कोलेजन डिपॉजिट हो जाएगा, फिब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, फिब्रोसिस हो जाएगी, तो लंग की फिब्रोसिस होगी। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि आपके पास पेशेंट कैसे आएगा कि उसको प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा, थकावट होगी, उसको खुश्क खांसी होगी, और क्या होगा, उसकी डिजिटल क्लबिंग, उसके जो नाखून होंगे आपको इस तरह लगेंगे जैसे फूले हुए, वो ऊपर की तरफ उठे होंगे, उन्होंने नेल बेड को छोड़ा होगा। और जितने भी हाइपोक्सिया के मरीज होते हैं इनमें डिजिटल क्लबिंग होती है। और इसके अलावा और क्या होगा, इसमें जब आप एक्सरे कराओगे तो आपको पेरिफेरल ओपेसिटीज, आपको एक्सरे पे व्हाइट व्हाइट पैचेस मिलेंगे। और इसमें जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हनी कम अपीयरेंस मिलेगी आपको लंग सीटी स्कैन पे। और इसकी जब आप हिस्टोलॉजी कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरस्टिशियल निमोनिया की तरह आपको उसके सेल्स मिलेंगे। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज करा सकता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, या फिर अरिथमिया हो सकता है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशन एंड इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस।